रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अप्रैल बृहस्पति हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस और 2 दरखास्तें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त है और उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त है। उस पर अहम समाअत हुई है और अदालत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतल्लिक केस पर उमर अता बंदयाल साहब का ये कहना था कि हमारी कोशिश है कि मुकदमा को हम जल्द निपटाएं। अदालत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि फ़ैसला नहीं कर रही, सियासी तौर पर मसले को हल करने की कोशिश करें, यकतरफ़ा फ़ैसले हम कैसे दे सकते हैं। ये बेसिकली चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का जो स्टार्टिंग आज रिमार्क्स थे वो अपोजिशन जो उमर अता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ एक मुहिम चला रही है। और आप जानते हैं कि गरीदा फ़ारूकी और इस तरह के जो लोग हैं और आज इस जो बिहेवियर मतीउल्लाह जान ने किया है फवाद चौधरी के साथ वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। तो ये एक अप्रोच है और ये इस हद तक चले गए हैं कि ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप हमें बता दें कि हम यकतरफ़ा फ़ैसले दे दें, हम दूसरे फ्रीक को सुने ही नहीं और आपकी बात सुन के हम फ़ैसले दे दें। क्या ऐसा भी कहीं आइन और कानून में लिखा हुआ है और आप इल्ज़ाम लगाते हैं, आपको इतनी आपके मसाइल हैं तो आप सियासी तौर पर हल करें, फिर आप अदालतों में आते क्यों हैं? अदालतों में आएंगे तो अदालत दोनों फ्रीकों को सुन के ही मशवरा देगी या फ़ैसला देगी। बेसिकली आज बाबर अवान साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल की और फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने। बाबर अवान साहब के दलाइल इस वजह से भी बड़े अहम थे कि बाबर अवान साहब ने कानूनी दलाइल कम दिए हैं और सियासी दलाइल ज़्यादा दिए हैं। ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और वज़ीर आज़म इमरान खान की जो कानूनी टीम है उसमें नईम बुखारी साहब हैं, उसमें अटार्नी जनरल साहब हैं, उसमें बाबर अवान साहब हैं और उसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं। ये इनकी एक मुश्तरका हिकमत अमली थी कि किसने क्या कहना है और किसने अदालत को किस पॉइंट की तरफ लेकर जाना है। बाबर अवान साहब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक सियासी जमात के वकील थे, उन्होंने अदालत में सियासी बातें की, वो बातें जो सदर मुमलिकत का वकील भी नहीं कर सकता, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का वकील भी नहीं कर सकता और जो अटार्नी जनरल साहब जो रियासत का नुमाइंदा या वकील है वो भी नहीं कर सकता। वो बातें बाबर अवान साहब के खाते में आई और बाबर अवान साहब ने आज बड़े दिल खोल कर की 2 घंटे आर्गूमेंट्स किए। और ये हाल था कि ऑनरेबल जस्टिस एजाजुल हसन साहब अपना सर पकड़ के बैठ गए और कहा कि आप क्या चाहते हैं, आप हमें आर्टिकल 69 का नहीं बताते, आप सारे जान के हमें बातें बता रहे हैं। बाबर अवान साहब ने क्या किया? बाबर अवान साहब ने आज की समाअत में लोटों का भी जिक्र कर दिया, ज़मीर फरोशों का भी जिक्र कर दिया, छांगा मांगा की सियासत क्या है उसका भी जिक्र कर दिया, कैसे मुनहरफ लोगों को ख़रीदा जा रहा है उसका भी जिक्र कर दिया, कैसे बैरून मुल्क साजिश बनी, कब ख़त आया, कैसे ख़त आया, वो ख़त की सारी चीज़ें जो सियासी जमातें बाहर बैठकर उसके बारे में गलत बातें करती हैं वो एक सियासी जमात के वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने खुलकर अदालत के सामने बयान की। उस पर अटार्नी जनरल साहब ने एक एतराज़ भी उठाया और वो भी बड़ा वैलिड था और वो आपस में इनका एक प्री प्लान एतराज़ था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने तो आर्टिकल 69 को ऐसा धो डाला है कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये कहने पर मजबूर हो गई है कि नए इलेक्शन में जाने में क्या मसला है और अगर नए इलेक्शन हो जाएं तो नून लीग से पूछ लेते हैं, नून लीग के वकील से कि नए इलेक्शन जाएं, नए इलेक्शन में जाने से कौन सा किसी के कोई राइट्स या हकूक़ ख़राब हो रहे हैं या वायलेट हो रहे हैं। यहाँ तक पहुँचा दिया बाबर अवान साहब और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के आर्गूमेंट्स ने। अब मैं आता हूँ आपको जो आज की डिटेल्स हैं। आपने देखा होगा कि मीडिया के ऊपर जो टिकर्स भी चलते रहे होंगे और मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं वो बयान कर रहे होंगे कि सवाल कुछ पूछा जाता था बाबर अवान साहब से, जवाब कुछ देते थे। बाबर अवान साहब एक सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तो कोई कह सकता है अब अदालत में केस था आर्टिकल 69 का कि क्या आर्टिकल 69 के तहत जो अदालत है वो पार्लियामेंट की कार्रवाई को छेड़ सकती है या स्पीकर की रूलिंग के ऊपर कोई फ़ैसला दे सकती है। एक ये था। दूसरा ये था कि क्या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अपनी रूलिंग के ज़रिए अदम एतमाद मुस्तरद कर सकते हैं। ये 2 सवाल थे, ये लीगल क्वेश्चंस हैं। अब वो अदालत तो यही चाहती है कि हमें ये 2 सवालों का जवाब दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक हिकमत अमली तो ये थी कि हम इस केस को जितना हो सकता है लटकाएँ। दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ये थी और बाबर अवान साहब की कि हम अदालत को वो बातें बताएं जो ना सदर मुमलिकत के वकील ने बतानी है, ना नून लीग और उन्होंने बताई हैं, ना अटार्नी जनरल साहब ने बतानी है और ना ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील ने बताना है। वो बातें अदालत के सामने, इस वजह से वो अदालत जो भी सवाल करती थी वो अपने मतलब की चीज़ अदालत के सामने पेश करते रहे और ये एक ज़बरदस्त हिकमत अमली थी। ये एक वकील के तौर पर मैं उसकी वाकई काबिल तारीफ़ है क्योंकि उन्होंने अपनी जमात का, पॉलिटिकल जमात का सारे का सारा जो इस वक्त बयानिया है वो अदालत के सामने रख दिया।
سماعت کے آغاز میں پاکستان مسلم لیگ نون کے وکیل بھی کھڑے ہوئے، اعظم نذیر تارڑ صاحب. انہوں نے کہا جی پنجاب میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے. عدالت نے کہا پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ اپنے سیاسی طور پر ہی اس کو حل کریں. آخر پہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو سن لیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور ان کو عدالت نے بٹھا دیا. عدالت میں جب سماعت شروع ہوئی تو سپریم کورٹ نے سوال کیا چیف جسٹس صاحب نے، ہمیں بتائیں اسپیکر نے کس بنیاد پر رولنگ دی. انہوں نے کہا کہ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ سندھ ہاؤس اور آواری ہوٹل لاہور میں جو کچھ ہوا اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہاں سے کھیل شروع ہو گیا. اراکین اسمبلی کے کردار پر قرآن و سنت اور مفتی تقی عثمانی کا نوٹ بھی میں دوں گا. آرٹیکل 63A پر کسی نے لفظ بھی نہیں کہا. ان کا دعویٰ ہے کہ پارلیمانی جمہوریت کو بچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے، بابر اعوان صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے صدر نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ کیا. درخواست گزار جماعت PTI چاہتی ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا رولنگ میں دیا گیا حوالہ نظر انداز کیا جائے اور عدالت ان کے حق میں شارٹ آرڈر بھی جاری کر دے. چیف جسٹس نے PTI کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا اسپیکر کو اختیار ہے کہ وہ آرڈر آف دی ڈے سے ہٹ کر وہ رولنگ دے دیں؟ کیا اسپیکر عدم اعتماد کی آئینی شک کو تباہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں؟ کیا اسپیکر آئینی تقاضے کو ایک طرف رکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم افواہوں الزامات کی طرف نہیں جائیں گے. آپ ہمیں لمبی لمبی کہانیاں نہ سنائیں، آپ ہمیں راستوں کا نہ بتائیں، راستے ہم خود ڈھونڈ لیں گے. ہمیں بتائیں اسپیکر نے کس بنیاد پر رولنگ دی. بابر اعوان صاحب نے عدالت کو کہا کہ کیس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ تحریک عدم اعتماد سے قبل کا ہے. دوسرا حصہ اسپیکر کی رولنگ سے متعلق ہے جس کے بارے میں دلائل نعیم بخاری صاحب دے چکے ہیں. اور تیسرا حصہ رولنگ کے بعد کا ہے اور میرے دلائل MNC سے متعلق ہوں گے. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ MNC کیا ہوتا ہے، جس پر بابر اعوان صاحب نے کہا کہ MNC سے موشن آف کانفیڈنس کا مخفف ہے. چیف جسٹس نے کہا اس کا مطلب ہے ملٹی نیشنل کارپوریشن بھی بن سکتا ہے. چیف جسٹس کے ریمارکس پر پھر کمرہ عدالت میں کہکا بھی لگا. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ اسپیکر نے رولنگ کیوں دی، ہمیں اس نقطہ پر دلائل دیں کہ کیا اسپیکر عدم اعتماد کی آئینی شک کو تباہ کر سکتے ہیں. چیف جسٹس نے مزید یہ کہا کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسپیکر کو اختیار ہے کہ وہ ہاؤس میں ایجنڈے سے ہٹ کر کسی اور معاملے پر جا سکے. ایک آئینی طریقہ ہے جس کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا جائے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ عدالت قانون کے متعلق چلتی ہے. اس کیس میں ایک الزام لگایا گیا ہے، ڈپٹی اسپیکر نے ایک اقدام کیا ہے. حقائق پر آئیں، فیصلہ کرنے سے پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ سازش کیا ہے جس کی بنیاد پر رولنگ دی گئی. بابر اعوان صاحب نے بتایا کہ میٹنگ ہوتی ہے اور اس کا سائفر 7 مارچ کو پاکستان میں آتا ہے. میٹنگ میں ڈپٹی ہیڈ آف مشن ڈیفنس اتاشی سمیت 3 ڈپلومیٹ شامل تھے. ڈی سائفر کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ اس میں 4 چیزیں ہیں. عدالت نے استفسار کیا کہ اب ڈی سائفر کا لفظ استعمال کیا تو کیا وہ معلومات کوڈڈ ہیں، کوڈز میں آئی ہیں یا لفافے میں آئی ہیں، پیک لفافے میں آئی ہیں؟ اس پر بابر اعوان نے کہا کہ میں اس کو یوں کر لیتا ہوں کہ ہمارا دفتر خارجہ اس پر نظر ڈالتا ہے. بابر اعوان صاحب نے کہا کہ میٹنگ بلائی جاتی ہے جس پر فوراً سیکرٹری دستیاب نہیں ہوتے. تمام شہریوں پر لازم ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ وفادار ہوں. آرٹیکل 4 غیر ملکی شہریوں کو بھی وہی حقوق دیتا ہے جو پاکستانیوں کو حقوق دیے جاتے ہیں. دنیا کے کسی ملک میں غیر ملکیوں کو ایسے حقوق نہیں دیے گئے. عدالت میں زیر سماعت مقدمہ بنیادی حقوق کا نہیں ہے. عدالت نے سوال کیا کہ آرٹیکل 95 سے باہر جا کے کیا اسپیکر ایسی رولنگ دے سکتا ہے جو ایجنڈے پر نہیں؟ اسپیکر کی رولنگ کا دفاع لازمی کریں لیکن ٹھوس مواد پر نیشنل سیکیورٹی کونسل اجلاس کے منٹس کہاں ہیں یہ بھی بتائیں. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ میں نتیجہ اخذ کیا ہے. ڈپٹی اسپیکر نے کس مواد پر یہ اختیار استعمال کیا ہے؟ اس پر بابر اعوان صاحب نے کہا کہ ڈپٹی ہیڈ آف مشن ڈیفنس اتاشی کی میٹنگ کے بعد مراسلہ آتا ہے، ہمیں 7 مارچ کو رپورٹ ملتی ہے. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہیڈ آف مشن کی میٹنگ کب ہوئی؟ آپ کے پاس میٹنگ کی تاریخ ہے؟ رولنگ حقائق کے بجائے الزامات پر مبنی ہے. مراسلہ آیا، پھر وزارت خارجہ نے اسے ڈیکوڈ کیا. بابر اعوان صاحب نے کہا کہ مراسلہ آیا، مراسلے میں کہا گیا کہ دوسرا ملک ہمارے وزیر اعظم سے خوش نہیں ہے. مراسلے میں کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو نتائج بھگتیں گے. اس مرحلے پر پھر اٹارنی جنرل صاحب کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ کوئی سیاسی جماعت کا وکیل بیان کرے گا تو بہتر نہیں ہے، یہ معاملہ میرا ہے اور میں بطور ریاست کا جو ریپریزنٹیٹو عدالت کے سامنے یہ سارے فیکٹس رکھوں گا. عدالت نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم بھی فارن پالیسی کے معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتے. بابر اعوان صاحب نے کہا کہ مراسلے میں 4 چیزیں ہیں، آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، اس وجہ سے میں ان چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں. چیف جسٹس نے کہا کہ وفاقی کابینہ کی میٹنگ کب ہوئی؟ بابر اعوان نے کہا کہ کابینہ کے اجلاس کی تاریخ معلوم کر کے بتاؤں گا. سائفر سے نوٹس بنا کر وزارت خارجہ کابینہ میٹنگ کو بریف کرتی ہے. میں ایک بریف بنا کر لایا ہوں جسے ان کیمرہ سماعت میں دکھا سکتا ہوں. چیف جسٹس نے کہا فی الحال خط نہیں مانگ رہے. ساتھ ہی بابر اعوان کی ان کیمرہ بریفنگ کی جو استدعاتی عدالت نے کہا بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. بابر اعوان نے ترجمان پاک فوج کے جو پرائیویٹ TV چینل پر گفتگو کی اس کو بھی کوٹ کیا اور کہا کہ وہ اعلامیہ سے متفق ہیں اور وہ اس سارے کی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. عدالت نے کہا کہ آپ 69 کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 69 کے تحت آپ کارروائی نہیں کر سکتے.
कहीं नहीं लिखा कि पूरे आइन में और रूल में कहीं नहीं लिखा कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर रूलिंग नहीं दे सकते या अदम एतमाद मुस्तरद नहीं कर सकते। जो नहीं लिखा हुआ तो आप ना लिखे हुए को कैसे पढ़ सकते हैं? इस वजह से ये सारी की सारी हवा में बातें हैं। स्पीकर ने जो कोई किया वो कानून के मुताबिक किया। रूल 28 के तहत डिप्टी स्पीकर के पास भी वही अख्तियारात हैं जो स्पीकर के पास हैं, और उन्होंने अपने अख्तियार इस्तेमाल करते हुए ये सारा मामला किया। साथ उन्होंने कहा कि हम तो नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और हम समझते हैं कि आप अगर अदालत फैसला उधर का देगी तो हम खड़े होंगे, हमारे हक में देगी तो उधर खड़े होंगे। इस वजह से सिवाय नए इलेक्शन की कोई और हल नहीं है, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क की खैर करे। और ये कहकर उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल की है। दलाइल में बड़ी जो चीज़ें थी, लेकिन जो उनका अपना पूरा मौक़िफ़ था साजिश का भी, और फिर लोटों का, लोटा क्रेसी के हवाले से उन्होंने कहा कि छांगा मांगा पहले सुनते थे, अब तो सिंध हाउस भी आ गया है, अवारी होटल भी आ गया है, मैरियट होटल भी आ गया है, बड़ा अपडेट हो गया है मामला लोटा क्रेसी का भी। बड़ी डिटेल में इसके ऊपर बात की। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ज़ेर बहस मुकदमा आर्टिकल 95 और 69 की तशरीक है। आइन की शिकों की तशरीक के लिए 6 असूल तय शुदा हैं। आइन की शिकों को लफ्ज़ों के ज़रिए समझने के बजाय इसकी असल रूह के मुताबिक समझना होता है। उन्होंने कहा कि अदालती कार्रवाई को पार्लिमान में ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। इस तरह अदालतें भी पार्लिमान के इस्तेहकाक में मुदाखलत नहीं कर सकती। बदकिस्मती से दरख्वास्त गुजार चाहते हैं कि केस को डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अपील के तौर पर सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा पहला नुक्ता यह है कि ये जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं ये काबिल समात नहीं है। मैं पहले इस पर दलाइल दूंगा। सदर मुमलिकत के वकील बैरिस्टर ज़फ़र साहब ने कहा कि यह मुकदमा दर हकीकत पार्लिमान के इस्तेहकाक में मुदाखलत का है। सुप्रीम कोर्ट पार्लिमान के बनाए कानून को परख सकती है लेकिन मुदाखलत नहीं कर सकती। अगर पार्लिमान में 10 बंदों को वोट ना डालने दिया जाए तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाए तो उससे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप कह रहे हैं कि नया स्पीकर आए और दोबारा वोटिंग कराई जाए, क्या स्पीकर पूरे पार्लियामेंट को भी ख़त्म कर सकता है? अली ज़फ़र ने कहा कि स्पीकर ऐसा कर सकते हैं, रूलिंग वापस नहीं हो सकती। सदर मुमलिकत ने 184 के तहत दायर दरखास्तों के काबिल समात होने पर एतराज़ कर दिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा अगर अदालत में केस चल रहा है तो पार्लियामेंट इस पर तबसरा नहीं करती। अदालत भी पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी हद है कि ये फायर वॉर है, आग की दीवार है जिसको अदालत क्रॉस करके पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती। और उन्होंने जस्टिस मकबूल बाकर साहब का भी हवाला दिया कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की रिटायरमेंट पर कि इदारे आपस में एक दूसरे की हदूद का ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि ऐवान स्पीकर से मुतमईन ना हो तो अदम एतमाद कर सकता है। स्पीकर की रूलिंग का जायज़ा लिया तो स्पीकर का हर फैसला अदालत में आने लगेगा और अदालत के दरवाजे खुल जाएंगे। जस्टिस एजाज उल हसन साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म की असम्बली तहलील करने के एडवाइस का जायज़ा ले सकते हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि अगर असम्बली तहलील की एडवाइस रूलिंग के नतीजे में हो तो जायज़ा नहीं लिया जा सकता। जबकि अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि अगर अदालत चाहती है तो मैं दलाइल दे देता हूँ, अगर अदालत समझती है कि मेरे दलाइल की ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं देता। तो अदालत ने कहा नहीं, आपके दलाइल भी ज़रूरी हैं। और नईम बुखारी साहब ने कहा कि रोज़े की वजह से मेरी एनर्जी अब तो डाउन हो चुकी है, आज तो मैं दलाइल नहीं दे सकता, मैं कल दलाइल दूंगा। बहरहाल बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के भी दलाइल अभी कुछ रहते हैं। इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब जो कि वकील हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के, उनके भी दलाइल रहते हैं। और अटॉर्नी जनरल साहब और नईम बुखारी साहब जो असल दलाइल हैं वो उनके भी दलाइल अब सुबह के लिए, कल तक के लिए समात मुलतवी की है। 9:30 बजे सुबह बेंच बैठेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हम चाह रहे थे कि रूटीन के मामलात ख़राब ना हों, लेकिन अब हमें इसको निपटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इस वजह से 9:30 बजे हम बैठेंगे और कल तक समात मुलतवी कर दी है। मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। और आज जो हिकमत अमली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म की वकला टीम की, वो बड़ी कामयाब रही है। एक ने आर्टिकल 69 पर सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं और एक साजिश पर सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस पॉइंट की तरफ ले आए हैं कि नए इलेक्शन में कोई हर्ज नहीं है। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।